हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है ना, आज उसकी डिफिनीशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी गति शामिल होती है, उनका एक दूसरे में कैसा योगदान होता है, और प्रक्षेप्य गति होने के लिए इसमें क्या परिकल्पनाएँ की गई हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप पथ किसे कहते हैं, प्रक्षेप गति का पथ होता कैसा है, ठीक है ना, परवलयाकार होता है तो क्यों होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, गति किसके अंतर्गत होती है, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे जो है प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप होता है उसकी मैक्सिमम हाइट, उड्डयन काल, वो फेंकने के बाद कितना क्षैतिज दूरी करेगा जिसको हम लोग परास, 36 परास कहते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी जो है वो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है हमने जो है कि ये चीज़ें जो है बोर्ड पर लिख दिया है, मतलब टाइम कम लगे। प्रक्षेप गति जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2D के अंतर्गत ये मोशन होती है, यानी कि एक समतल में गति। तो जो प्रक्षेप्य गति होती है वो कहने का मतलब है गुरुत्व के अधीन गति होती है, लेकिन समतल में होती है। सरल रेखी गति नहीं होती, बल्कि किसके कैसी होती है, समतल में होती है, गुरुत्व बल के अधीन होती है, ठीक है ना। देखिए, तो कहते हैं कि प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2 डायमेंशन में होती है, जिसको गुरुत्व के अधीन गति भी कहते हैं। यानी कि जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से इस प्रकार फेंका जाए कि पृथ्वी की क्षैतिज दिशा तथा पिंड की गति की दिशा के बीच का कोण क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों नहीं होना चाहिए। तो पिंड ऊर्ध्वाधर तल में समतल गति करता है, तब इस पिंड को प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल तथा इसकी गति को प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन तथा इसके द्वारा चले गए पथ को प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्ट्री अंग्रेजी में बोला जाए कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी चीज़ को धरातल से फेंकते हैं तो क्षैतिज के साथ 0 डिग्री का अंश कोण ना हो और ना ही 90 डिग्री का होना चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ इस कोण के अलावा अन्य कोण पर फेंकते हैं तो वो एक ऊर्ध्वाधर समतल में गति करता है, वो पिंड, जिसको हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। उसकी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और वो जो पथ निर्माण करते हुए नीचे आता है उसको प्रक्षेप्य पथ यानी अंग्रेजी में बोले तो ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। और यह गति गुरुत्व बल के अंतर्गत होती है, और वो गुरुत्व बल जिसका परिमाण और दिशा नियत रहती है। जो गुरुत्वीय बल होता है ना, उसका परिमाण और दिशा क्या होती है, नियत होती है, और दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। उदाहरण के लिए देखिए, बंदूक से निकली हुई गोली, उदाहरण में होता है। गोली की गति यहाँ लिख सकते हैं। वायुयान से गिराए गए बम की गति, पृथ्वी से फेंके गए भाले की गति, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, ये सब प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है। बंदूक से निकली हुई गोली, वायुयान ऊपर से गिराया हुआ गोला, पृथ्वी से फेंके गए भाले की गति, धनुष से छोड़े गए तीर की गति, ये सब गतियां जो होती हैं प्रक्षेप गति होती है। एक समतल में गति होती है, 2D में मोशन होता है, जिसको हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है ना। ये उसके एग्जाम्पल है। प्रक्षेप गति होने के लिए कुछ परिकल्पनाएं हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन अब पहले इसको मिटा करके हम बात करते हैं कि क्यों जो है इसको 0 और 90 डिग्री के कोण पर नहीं फेंकना है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि प्रक्षेप गति वो नहीं होगी कि अगर हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं और पिंड पर लगाए गए बल, यानी कि जो बल के अंतर्गत वो गति कर रहा है, वो बल की दिशा और पिंड को जिस वेग से फेंकते हैं उसकी दिशा, यानी पिंड के गति की दिशा और बल की दिशा अगर दोनों सेम है तब भी प्रक्षेप गति नहीं होगी। तब क्या होगी, सरल रेखी गति होगी। यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है पिंड भी उसी दिशा में जा रहा है, तो प्रक्षेप गति ना होकर के क्या होगी, सरल रेखी गति होगी, ऋजु रेखी गति हो, एक लाइन में एक 1D मोशन होगा तब। अब जैसे ये धरातल है, ठीक है ना। अब हम कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है ना। ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है और ये क्षैतिज डायरेक्शन, ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन है, ये 2 एक्सिस है मान लीजिए। अब कोई चीज़ हम फेंक रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से फेंक रहे हैं ओरिजिन से मान लीजिए, तो अगर थीटा जो है कितना हो, 0 डिग्री, यानी कि तब हम इसी लाइन में फेंक रहे हैं, इसका मतलब तो कैसे जाएगी, ये सीधे जाएगी। तो कौन सी गति होगी, सरल रेखी गति होगी। अगर हम 90 डिग्री पे भेज रहे हैं, यानी 90 डिग्री फेंक रहे हैं, तो कैसे जाएगी, इस तरह की जाएगी, तो उसकी गति कैसी होगी, सरल रेखी गति होगी। और ये मैक्सिमम हाइट तक जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय बल की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, वो लगातार इसके वेग को घटाता है, ठीक है ना। घटाते घटाते एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वहाँ पे उसका वेग 0 हो जाएगा, फिर डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर डायरेक्शन में नीचे आकर के यहीं पे गिरेगी। तो कौन सी गति होगी,
1D होगी। 1D मोशन यानी सरल रेखीय गति होगी। लेकिन जब हम ना 90 डिग्री और 0 के बीच किसी एंगल पर फेंकते हैं, मान लो यू वेलोसिटी से, तब इसकी गति जो है कुछ इस तरह की होगी। ठीक है ना, इसकी गति क्या होगी, कुछ इस तरह की होगी। तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी चलेगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी गया, वाई में भी जा रहा है, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में गति हो रही है। एक्स वाई प्लेन में गति, कहने का मतलब है कि एक समतल में गति होती है। किसमें होती है, समतल में, यानी ऊर्ध्वाधर समतल, यानी ये ऊर्ध्वाधर तल होगा और उसमें गति होगी। यानी तल कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा और उसमें एक उस तल में गति होगी। और ये गति जो होती है वो किसके अंतर्गत होती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, एक गुरुत्व बल के अंतर्गत होती है, जिसका परिमाण कुछ हाइट तक नियत होता है और उसकी डायरेक्शन सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, वो नियत होता है। डायरेक्शन सदैव नीचे की ओर होगी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, तो वो देखिए हमेशा नीचे की ओर लगेगा, यानी कि जी की वैल्यू हमेशा नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखिए कि गति, पिंड के गति की डायरेक्शन कुछ इधर है और जी की डायरेक्शन इधर है। अब इनके बीच का जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि पिंड की गति की दिशा और गुरुत्वीय बल की दिशा, यानी जिसके अंतर्गत पिंड हवा में गति करता है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। उनकी दिशा देखिए भिन्न भिन्न, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर। उनके बीच का एंगल जो है ना 0 है ना 90 डिग्री है। यानी इन दोनों की दिशा जब भिन्न भिन्न होगी तब जाकर के गति समतल में होगी, 2D में होगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति बोलेंगे। जब हम जमीन से कोई चीज़ फेंकते हैं धरातल से, तो थीटा की वैल्यू जो है ना 0 हो ना 90 हो। लेकिन अगर हम किसी हाइट से फेंकेंगे, हाइट से, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकता है थीटा, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 में फेंकेंगे तो इधर फेंकेंगे फिर लौट के नीचे आएगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 0 थीटा बराबर 0 तो ठीक है, इसी डायरेक्शन फेंकेंगे, लेकिन तो गिरेगी तो ऐसे, तो ये कैसी मोशन होगी, समतल में मोशन होगी। तो शर्त यह है कि जब भी हम किसी पिंड को फेंके तो धरातल की डायरेक्शन से, क्षैतिज दिशा से उसका कोण जो हो, उस पिंड के गति की दिशा का कोण जो हो ना 0 हो ना 90 हो। लेकिन अगर हम किसी ऊंचाई से फेंके तो 0 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 90 नहीं होना चाहिए। और ये गति किसके अंतर्गत होती है, गुरुत्व के अधीन, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होती है। और जो परिमाण में नियत होता है और उसकी डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है ना, अब देखिए ये इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी डायरेक्शन इधर, पिंड के गति की दिशा इधर है और गुरुत्वीय बल की दिशा नीचे की ओर है। अब ये दोनों भिन्न भिन्न डायरेक्शन में है, इसीलिए ये मोशन किस में हो रही है, ऊर्ध्वाधर समतल में होती है, जिसको हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए इस गति जो u वेग से हमने फेंका गया है, ये दो गतियों का सम्मेशन होता है, मतलब सम्मिलित रूप होता है। अब इसको हम अगर हम दो घटकों में तोड़ें, यानी इसको हम, इसके मान को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इसका कुछ पोर्शन इधर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं u cos थीटा, और कुछ पोर्शन इधर जाएगा जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा। यानी कहने का मतलब है पिंड को प्रारंभिक क्षैतिज वेग u cos थीटा से प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा से फेंका गया है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ गति इसकी क्षैतिज दिशा में होगी, कुछ ऊर्ध्वाधर। तो जो प्रक्षेप गति होती है, इन दोनों गतियों का कंपोजिशन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो u sin थीटा है, इसके वजह से ये पिंड ऊपर की ओर जाता है और इस वेग के वजह से ये क्षैतिज दिशा में जाता है। मतलब वेग का जो ये घटक है इसको क्षैतिज दिशा में गति करवाता है और ये वाला घटक इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करवाता है। इस तरह से ये इस तरह का पथ पे चलते हुए नीचे आता है। ठीक है ना, इस तरह के पथ पे चलते हुए नीचे आता है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा गुरुत्वीय बल है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे, यानी गुरुत्व बल क्या है, पिंड पर नीचे लग रहा है। तो ये बल क्या करेगा, इस पिंड के इस जो वेग है इसके इस घटक को लगातार क्या करेगा, घटाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर वेग को वो लगातार कम करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर ये गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो उसका क्षैतिज घटक है यानी कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देखिए क्षैतिज दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कोई बल नहीं है। तो इसलिए ये जो घटक होता है ये शुरू से लास्ट तक कांस्टेंट होगा। क्योंकि नियत इसलिए होगा क्योंकि इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि क्षैतिज डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई बल नहीं। तो इसीलिए ये शुरू से लास्ट तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना।
क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जबकि ये क्या है, लगातार घटता जाएगा ऊर्ध्वाधर, और जा करके मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर के इसके वेलोसिटी मान लीजिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर इसकी वेलोसिटी देखा जाए 36 की, तो v मान लीजिए x है, तो ये क्या बनी रहेगी, u cos थीटा, ठीक है ना, ये क्या बनी रहेगी u। लेकिन देखिए यहाँ पे आते ही यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर गति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तब पिंड क्या है, नीचे की डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। तो ये वाली गति जो होगी ये तो u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन ये गति जो है vy हो जाएगी, ठीक है ना। ये और यहाँ vy का मान जो है हम गति के प्रथम समीकरण से निकाल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी टाइम के बाद क्या होगी, t टाइम के बाद क्या होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि वो आता है, यहाँ पे उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसका 2 घटक लेंगे, इस साइड में हो जाएगा vx और एक साइड में हो जाएगा क्या, vy, क्या हो जाएगा, vy, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे ये नीचे की डायरेक्शन में, तो इसको माइनस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि हम पिंड को जिस वेग से फेंकते हैं, जब वो वापस आता है तो उसी वेग से पृथ्वी से टकराता है अपोजिट डायरेक्शन, माने कि v बराबर u। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये उसका जो u साइन थीटा है ना, जो इससे वेग से फेंका गया है, जब वो टकराता है तो उसका वेग यही होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जितना समय इसको प्रक्षेप्य को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, मान लीजिए t1 लगता है, तो मैक्सिमम हाइट से पृथ्वी तक आने में भी उतना ही समय लगता है, t2, यानी कि यहाँ पे t1 बराबर t2 होगा। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात कि पृथ्वी के क्षैतिज धरातल से जितने कोण पर इसको फेंका जाता है, ठीक है ना, ठीक उतना ही क्षैतिज से उतना ही कोण पर आ करके वो क्या करता है, धरातल से टकराता है। यानी कि अगर ये कोण मान लीजिए अल्फा है, तो हम ये प्रूफ करेंगे थीटा बराबर अल्फा, ठीक है ना। अगर हमने शुरू में उसको u वेग से फेंका गया, बाद में हमने मान लिया कि वो b वेग से टकराता, तो ये हम प्रूफ करेंगे u बराबर v। यानी ये वाला घटक और ये वाला घटक बराबर होगा यहाँ पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये तो बदलेगा नहीं, जो शुरू में u cos थीटा है तो लास्ट में भी u cos थीटा होगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस वेग से, ठीक है ना, और जिस कोण पर प्रक्षेप फेंका जाता है, जब वो वापस लौट के पृथ्वी पे आता है तो वो उसी वेग से पृथ्वी से टकराता अपोजिट डायरेक्शन में, और क्षैतिज से उसी कोण पे टकराता है। दूसरी चीज़, जितना समय उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, उतना समय मैक्सिमम हाइट से पृथ्वी तक आने में लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ परिकल्पनाएं की गई हैं। वो परिकल्पनाएं क्या है, परिकल्पना ये है कि गति के परास में, यानी कि गति के परास में गुरुत्वीय त्वरण g का मान नियत और दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होनी चाहिए। दूसरा, y का अवरोध यानी प्रतिरोध नगण्य मानना है यहाँ पे। यानी कि ये जो हम बातें बोल रहे हैं ये तभी सत्य होंगी जब y का प्रतिरोध अवरोध 0 होगा। अगर y का प्रतिरोध अवरोध 0 नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस वेग से फेंकें वो वापस उसी वेग से टकराए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस कोण से फेंकें वापस उसी कोण पे टकराए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना समय वो ऊंचाई तक जाने में लगे वापस आने में भी उतना समय लगे। कब? जब ये 0 नहीं होगा। तो इसीलिए y का अवरोध जब हम 0 मान लेंगे तो ये बातें सत्य होगी। तो इन दोनों परिकल्पना के अंतर्गत क्या होगा, प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार। ये इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयाकार। दूसरी चीज़, इसकी सबसे पहले चर्चा गैलीलियो ने अपने पुस्तक में की थी कि जो प्रक्षेप गति होता है वो 2 गतियों का मिश्रण होता है, एक ऊर्ध्वाधर गति होती है और एक क्षैतिज गति होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रक्षेप गति में जो प्रक्षेप की क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। प्रक्षेप गति में प्रक्षेप की क्षैतिज गति ऊर्ध्वाधर गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मतलब कि एक की गति का दूसरे की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक की गति का दूसरे की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि प्रक्षेप के पथ पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रक्षेप के वेग की दिशा, और कौन से वेग, ताक्षणिक वेग की दिशा प्रदर्शित करता है। जैसे हमें यहाँ पे ताक्षणिक वेग चाहिए तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये उसकी क्या बताएगा, उस पॉइंट पर उस क्षण उसका ताक्षणिक वेग बताएगा, ठीक है ना।
तो चलिए आइए हम अब ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि प्रक्षेप को जितना समय मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगता है उतना ही समय वापस आने में लगता है, और ये प्रूफ करेंगे कि जिस वेग से हम लोग फेंकते हैं उसी वेग से वापस टकराती है अपोजिट डायरेक्शन में, और 36 से जितने कोण पर फेंकते हैं वो धरातल से 36 से उतने ही कोण पर आकर के पृथ्वी से टकराती है। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये प्रूफ करेंगे कि उड्डयन काल किसे कहते हैं, ये बात जानेंगे, और दूसरी चीज़ उड्डयन काल का फार्मूला क्या होता है उसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए उड्डयन काल का फार्मूला हम पहले ही लिख देते हैं, 2u sin थीटा अपॉन जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए उड्डयन काल वो होता है, समय होता है कि जितने समय तक प्रक्षेप पे यानी कि प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, जितने समय तक प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल कहाँ रहता है, हवा में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फार्मूला होता है 2u sin थीटा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये एक चीज़ जान लेना हम लोग को ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या होता है और वर्टिकल मोशन में क्या क्या होता है। इसके पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि क्षैतिज गति में क्या होता है और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है। देखिए क्षैतिज गति में जो इनिशियल प्रारंभिक जो वेग होता है वो होता है u cos थीटा, और इसका प्रारंभिक वेग होता है u sin थीटा। ठीक है ना। त्वरण की अगर बात करें तो इसका त्वरण जो होता है, क्षैतिज गति का त्वरण जो इस डायरेक्शन में होता है, इसको हम लोग जीरो है, क्योंकि इधर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये क्या होता है, त्वरण जीरो होता है। इसलिए ये पूरी गति में क्या होता है, ये जो घटक क्षैतिज गति का जो घटक वेग होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी क्षैतिज गति जो है कांस्टेंट होती है। और इसका क्या होता है, ए वाई का क्या होता है माइनस जी, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन क्या होती है, सदैव नीचे की ओर होती है। ठीक है ना। अब इन कौन सी गति होती है, ये सब गतियाँ जो होती हैं, ये देखिए यूनिफॉर्म, जो क्षैतिज गति होती है इसको लोग यूनिफॉर्म मोशन यानी कहते हैं एक समान गति होती है। ये एक समान गति का मतलब है कि इसका त्वरण क्या है, जीरो। और जो ऊर्ध्वाधर गति होती है वो क्या होती है, एक समान त्वरित गति होती है, इसको बोलेंगे एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नियत होता, और त्वरित क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्स पे एक्स एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और वो नियत होता है, इसलिए इसको बोलेंगे एक समान त्वरित गति। इसे केवल एक समान गति इसलिए बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं लग रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होगी शुरू से लास्ट तक, और ऊर्ध्वाधर गति की जो वेलोसिटी होगी वो घटती जाएगी, पहले शुरू से लास्ट तक घटते 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 यहाँ पे जीरो हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि जिस वेग से फेंका गया उसी वेग से प्रक्षेप टकराएगा उसी एंगल पर। तो हम उसको प्रूफ करेंगे, पहले ये प्रूफ कर लें क्योंकि इस फार्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले हमको इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अब हमें ये प्रूफ करना है। अब मान लेते हैं कि प्रक्षेप को यहाँ से u वेग से फेंका गया 36 थीटा कोण पर, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t समय लगता है। ठीक है ना, क्या लगता है, t समय। तो क्षैतिज गति तो हमें लेना नहीं, क्योंकि ये वाली गति लेना है ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो क्या हम बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अब देखिए प्रारंभिक वेग क्या है ऊर्ध्वाधर गति के लिए, यानी कि O से A तक। ठीक है ना। और उड्डयन काल हमने मान लिया टी, उड्डयन काल उसको कहते हैं कि जितने समय तक प्रक्षेप हवा में रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या है, ये तो उड्डयन काल है, टाइम कैपिटल टी है, और जो प्रारंभिक वेग हमारा यू आई है वो क्या है, u sin थीटा है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारा जो ऊर्ध्वाधर एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है, और एस वाई क्या है, जीरो है। मतलब जो विस्थापन देखो, यानी कि यहाँ से चला वापस यहीं पे चला आया, तो उसका जो नेट विस्थापन क्या है, ऊपर की डायरेक्शन वाला जीरो है ना। देखिए प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे गया, यहाँ गया तो उसका विस्थापन कितना हुआ h, और फिर उतना ही वापस चला गया तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। यानी कि नेट विस्थापन क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। तो हम गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हैं, एस वाई ऊर्ध्वाधर गति के लिए एस वाई यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो है, और यू टी तो u प्रारंभिक वेग है, यहाँ यू वाई लगा सकते हैं, तो ये कितना है, u sin थीटा है प्लस हाफ g का मान माइनस जी है, और t का मान क्या है, कैपिटल T। ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं 0 u sin थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, या जी टी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, यहाँ पे सॉरी या t भी रहता है ना, t रहेगा सॉरी, तो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी, एक t कैंसिल हो गया, ये t बचा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी।
तो कहने का मतलब है कि प्रक्षेप को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। कितना समय लगेगा, 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। तो देखिए ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी होता है और इसको एक समान त्वरित गति होती है। क्षैतिज गति में प्रारंभिक वेग u cos थीटा लास्ट तक कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, उसको हम लोग एक समान गति कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि उड्डयन काल जो होता है यानी कि यहाँ से यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में यानी कि O से A तक की गति जो होती है वो कितना समय लगता है, वो t लगता है, जिसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं, जिसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य जिस वेग तथा कोण से धरातल से फेंका जाता है वो वापस उसी वेग को तथा कोण से टकराता है। ये हम लोगों को बात मालूम करना है, इसको प्रूफ करना ये ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे y का प्रतिरोध नगण्य मान लिया, इसीलिए हमने यहाँ पर एंगल अलग अलग ले लिया है, थीटा ले लिया या अल्फा ले लिया, इसी को बताना है हमको कि थीटा अल्फा आपस में बराबर, और यहाँ पे वेग को हमने यहाँ पे ले लिया u और यहाँ पे ले लिया v, तो u बराबर v दिखाना, यानी u बराबर v दिखाना है, थीटा बराबर अल्फा दिखाना, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए मोशन हमें कहाँ से कहाँ तक हो रही है, O से A तक, तो O से A तक की गति के लिए, O से A तक की गति के लिए, ठीक है ना। अब x एक्सिस स्केलांग और y एक्सिस स्केलांग लेंगे, क्षैतिज गति के लिए मतलब x एक्सिस स्केलांग और y एक्सिस स्केलांग हम लोग निकालेंगे। अब देखिए x एक्सिस स्केलांग हमें पता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उसकी जो गति होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। x एक्सिस, x अक्ष के अनुदिश ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर u को हमने 2 घटक लिया, यहाँ पर v का हमने 2 घटक लिया है, ठीक है ना। तो x एक्सिस के अनुदिश क्या हो जाएगा, तो जो v cos अल्फा हो जाएगा वो बराबर होगा u cos थीटा, सिंपल बात, ये तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है और y का प्रतिरोध नगण्य माना है हमने। अब ऊर्ध्वाधर y अक्ष के अनुदिश यानी ऊर्ध्वाधर गति के लिए अक्ष के अनुदिश है ना, अनुदिश अक्ष के अनुदिश देखिए, तो y अक्ष के अनुदिश के लिए हम लोग क्या है, गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस जी टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या है इसका, ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रारंभिक वेग है u साइन थीटा, u साइन थीटा है, ये माइनस जी है, और t यानी यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, t है, और अंतिम वेग क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, v साइन अल्फा, यानी वे लास्ट वाला वेग है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, v साइन अल्फा, ठीक है ना, v साइन। अब देखिए गति का प्रथम u, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रारंभिक वेग क्या है, u साइन थीटा, गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक, तो माइनस जी, और यहाँ से यहाँ तक का समय हमने अभी भी निकाला जिसको उड्डयन काल कहते हैं, कैपिटल टी। अंतिम वेग है v है, तो इसका ये घटक क्या है, मतलब 2 घटकों में तोड़ लिया, एक क्षैतिज गति है और एक ऊर्ध्वाधर गति, ये एक्स एक्स के अनुदिश है, वाई एक्स के अनुदिश है, तो ये v साइन अल्फा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे मान रख दो v साइन अल्फा u साइन थीटा माइनस जी, इसका मान होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, जी से जी कट गया। अब देखिए u साइन थीटा है, अब माइनस 2u साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस u साइन थीटा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो माइनस बड़ा है ना, तो माइनस माइनस कट गया, तो v साइन अल्फा u साइन थीटा, समीकरण 2, वो समीकरण 1 और 2 से। अब क्या करिए कि समीकरण 1 या 2 में किसी से भाग दे दीजिए, तो क्या करेंगे, ऊपर है v cos अल्फा और नीचे है v साइन अल्फा, ठीक है ना। ऊपर क्या है, यहाँ पे इधर बराबर है u cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, तो देखिए u कट गया, यहाँ v कट गया, यहाँ हो जाएगा cot अल्फा और यहाँ होगा cot थीटा, cot हटा दीजिए तो अल्फा बराबर थीटा। अब अल्फा बराबर थीटा किसी एक समीकरण में रख दीजिए, देखिए पता चल गया ना कि जिस कोण से फेंका गया है उसी कोण पे आकर टकराएगा, ये जो कोण बनाएगा कितना बनाएगा, अल्फा, ठीक है ना।
तो देखिए ये प्रूफ हो गया। दूसरा, अगर हम अल्फा बराबर थीटा रख दें समीकरण के यहाँ, v cos अल्फा की जगह क्या रख दें, थीटा रख दें, और ये u है cos थीटा दोनों से कट जाएगा, v बराबर u। ठीक है ना, यानी कि जितने कोण से फेंका गया था उतने कोण से धरातल से टकराएगा, और जिस वेलोसिटी से फेंका गया था उसी वेलोसिटी से टकराएगा। फर्क है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वो माइनस यहाँ लगाने का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब आइए इसी पर हम प्रूव करते हैं कि जितना समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ v साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा, यहाँ भी u साइन थीटा, यहाँ पे u कॉस थीटा। अब इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जितना समय जाने में लगेगा उतना समय में आने लगेगा। प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। तो चलिए ये चीज़ यहाँ से बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने हटा करके इसको क्या रख दिया है, थीटे रख दिया। ये बात क्लियर हो गई। तो u cos थीटा हो जाएगा, और इसे हमने u ही रखा, तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, लेकिन माइनस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी थीटा होगा। ठीक है ना। अभी हम लोग मैक्सिमम हाइट और 36 परास का भी फार्मूला निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, 36 परास किसे कहते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के समय की बात करें, t1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक समय मान लेते हैं t2 है। ठीक है ना। अब देखिए x अक्ष के अनुदिश तो हमें लेना नहीं है, हमें क्योंकि ऊर्ध्वाधर गति पर ध्यान देना, ये वाली गति पे ध्यान देना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है, इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। यानी कि ऊपर वाली ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ठीक है, ऊपर वाली गति के लिए। अब t1 की बात करें तो गति के प्रथम समीकरण से क्या है, गति का प्रथम समीकरण u प्लस gt। अब देखिए मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यानी कि इसका वेलोसिटी जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो घटता जाएगा, 36 वेग तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैक्सिमम हाइट तक यानी एक ऊंचाई तक जाके उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका प्रारंभिक वेग u साइन थीटा है, ये माइनस g, और इसको t1, तो ये 0 है, तो u साइन थीटा माइनस g t1, तो t1 बराबर होगा u साइन थीटा अपान g। ठीक है ना, समीकरण 1। अब यहाँ से यहाँ तक गति के लिए अब प्रारंभिक वेग का काम ये करेगा, यानी यहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। अंतिम वेग क्या है यहाँ पर, अगर हम ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं, 36 गति नहीं, तो अंतिम वेग क्या है, यही वाला समीकरण लगाएंगे। अंतिम वेग है u साइन थीटा। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, और g की डायरेक्शन यहाँ पे माइनस g है, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कांस्टेंट। और ये समय कितना लग रहा है, t2। ठीक है ना, समय कितना लग रहा है, t2, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि g t2 बराबर होगा u साइन थीटा, और t2 बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपान g। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए कि दोनों क्या है, समय बराबर है, यानी कि t1 बराबर t2 दोनों बराबर है, इसको आप t रख सकते हैं। ठीक। अब देखिए इसके सहायता से भी हम उड्डयन काल निकाल सकते हैं। उड्डयन काल का मतलब है कि जितने समय तक प्रक्षेप हवा में रहा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, तो वहाँ से आने तक समय कितना लगेगा, t, तो t1 प्लस t2। अब ये t है प्लस t, यानी कि कहने का मतलब 2t। ठीक है ना, तो t की वैल्यू क्या अभी निकल के आई है, u साइन थीटा अपान g। तो क्या निकल के आया, t बराबर 2u साइन थीटा अपान g। ठीक। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये भी प्रूफ किया कि जितना समय ये ऊंचाई तक जाने में लगेगा अधिकतम, और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में उतना ही समय लगेगा। इस तरीके से भी आप प्रक्षेप्य काल यानी कि उड्डयन काल, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, जो ये आया। ठीक। अब चलिए हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट यानी h का कैलकुलेशन करते हैं, फिगर यही रहेगा। ठीक है ना, इसको हम जो है मिटाएंगे नहीं, हमने एक फार्मूला लिख लिया। और दूसरा है अधिकतम ऊंचाई, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को हम लोग h से ही दिखाएंगे। एक मैक्सिमम हाइट, दूसरा होगा h मैक्स, लेकिन हमको मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई यानी कि h। ठीक है ना। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई मतलब ऊर्ध्वाधर की गति के लिए, क्योंकि ये वाला जो घटक है वेलोसिटी का, ये वाला घटक तो कोई योगदान नहीं है प्रक्षेप को ऊंचाई पर पहुंचाने का। ये वाला घटक तो उसको 36 डायरेक्शन में ले जा रहा है ना, तो जब हमें 36 परास की आवश्यकता होगी तो उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ये है मैक्सिमम हाइट के लिए जो है गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है ना, यही होता है।
अब देखिए मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये जब यहाँ पे पहुँचता है, यानी मैक्सिमम हाइट वो होती है जहाँ पे उसका प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग 0 हो जाए। मैक्सिमम हाइट वो कहलाएगी कि जहाँ पे फेंके गए प्रक्षेप का पिंड का जो है लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये जो है Vy है और ये Uy है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया 0, और ये क्या है प्रारंभिक वेग क्या है u साइन थीटा का स्क्वायर, और ये प्लस 2a माइनस जी, क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमको ये क्या निकालना h, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हाइट क्या है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है धरातल से, वो हाइट हम लोग क्या लेंगे h लेंगे, और ये क्या है पृथ्वी से ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस तरह से 0 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो इस तरह से अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है ना। क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है ना। ठीक भाई, शुरू में ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर गति के लेंगे क्योंकि ये वाली गति जो है कोई योगदान नहीं है उसको पिंड को ऊंचाई तक ले जाने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए या मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अब तीसरी बात जो है हम बात करेंगे, तीसरी जो बात हम लोग करेंगे हॉरिजेंटल रेंज, यानी कि क्षैतिज परास के लिए, क्षैतिज परास के लिए, ठीक है ना। क्षैतिज परास क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। क्षैतिज परास वो होता है कि जिस बिंदु से हम लोग प्रक्षेप को फेंकते हैं वहाँ से लेकर के और जहाँ पे आकर को पृथ्वी से टकराता है वहाँ से वहाँ तक की क्षैतिज दूरी, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास, और इसे हम लोग कैपिटल R से दिखाते हैं। और क्षैतिज परास को निकालना है हमको, ठीक है ना। किससे निकालना है, क्षैतिज परास। अब देखिए क्षैतिज परास में क्या होता है, तो हम क्षैतिज दूरी ले रहे हैं तो क्षैतिज वेग ले रहे हैं, ठीक है ना। क्षैतिज परास के लिए क्षैतिज दूरी लेंगे तो क्षैतिज वेग लेंगे, क्योंकि उसमें ऊर्ध्वाधर वेग का कोई योगदान नहीं है, इसमें ऊर्ध्वाधर वेग का कोई योगदान नहीं। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, हमारी प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, u जो है क्या है, u cos थीटा है, अगर हम देखा जाए तो ux, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0 है, और क्षैतिज दूरी हमें क्या निकालना है, r निकालना है यहाँ पे। तो देखिए जब एक्सेलरेशन 0 है तो एक सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमें r चाहिए, तो उस डायरेक्शन की चाल क्या है u cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक आने का समय क्या है t। भाई यहाँ से यहाँ तक प्रक्षेप को आने का समय क्या है t, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया कि u cos थीटा और t का मान है 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2u पहले कर दीजिए, 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, अपान जी, ये फार्मूला। अब एक सूत्र हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, त्रिकोणमिति में फार्मूला है, ठीक। 11 जो भी कैलकुलस की बुक में जो है ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसीलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा, u यहाँ पे u यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या यहाँ बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। देखिए u cos थीटा है 2u साइन थीटा, तो u स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, इसलिए रेंज आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 फार्मूले निकल के आए। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का है वो है u साइन थीटा अपान जी, और रेंज का है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ठीक है ना। तो इस तीनों फार्मूले को और कैसे आए इस प्रक्रिया को आप मेमोराइज रखेंगे, ठीक है ना। तो आगे के जो सवाल होंगे इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हो जाएंगे सब हल हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में आप रखिए कि किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, किस में नहीं होता है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन को हम किस गति को ले रहे हैं, क्षैतिज गति को ले रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर गति, किस चीज़ चर्चा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग दिमाग में रख करके इससे रिलेटेड सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब जो है इन तीनों फार्मूलों पर कुछ कंडीशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ कंडीशन है, ठीक। कुछ कंडीशन है ये वाली कंडीशन है कि
मैक्सिमम हाइट के लिए और मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है ना, कि किस एंगल पर कोई चीज़ फेंका जाए तो उसका क्षैतिज परास ज़्यादा होगा और किस एंगल पर कोई चीज़ फेंका जाएगा तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में फेंकेंगे हम प्रक्षेप को तो वो ऊपर ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है ना। फिर उसमें क्षैतिज परास, मैक्सिमम हाइट या क्षैतिज परास और हाइट में और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे पहली बात करते हैं कि हमारा टी निकला है 2u sin θ/g। देखिए टी का मान अगर मैक्सिमम होने के लिए, टी मैक्स के लिए क्या होना चाहिए इसमें, बाकी तो कांस्टेंट है, यानी ये साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है साइन थीटा 1 का मतलब थीटा कितना हो 90, यानी साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 होगा तो टी मैक्स हो जाएगा 2u/g, 2u/g। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई चीज़ को धरातल से 90 डिग्री यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा, अन्यथा किसी अन एंगल पर, अगर 90 डिग्री के अलावा किसी अन एंगल पर अगर हम प्रक्षेप को फेंकेंगे तो वो इससे कम समय में ही पृथ्वी पर आ जाएगा। यानी ज़्यादा समय किस ऊपर कितने समय तक, ज़्यादा समय तक रहेगा जब हम 90 डिग्री पर फेंकेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आप जानते हैं u² sin² θ/2g होता है। ये अधिकतम ऊंचाई, एक होती है मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग h मैक्स कहते हैं। तो h मैक्स के लिए भी क्या होना चाहिए, x मैक्स के लिए ये भी इसका मान 1 होना चाहिए, यानी कि 1 का मतलब है कि साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ नियत है तो ये वेरिएबल है, तो यही चीज़ जो छोटा बड़ा होगा तो यही छोटी बड़ी होगी राशि, तो इसलिए sin² थीटा की वैल्यू 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 1, यानी थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो एच मैक्स के लिए, तो एच मैक्स का फार्मूला क्या बन के निकल के आएगा, एच मैक्स का फार्मूला निकल के आएगा u²/2g, u²/2g। यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर 90 डिग्री पर फेंकी जाए तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो यही कारण होता है, यही रीज़न होता है कि जो ऊंची कूद कूदने वाला व्यक्ति होता है, नहीं कि ऊंची कूद कूदने वाला व्यक्ति होता है वो अपने शरीर को धरातल से 90 डिग्री पर उछालता है ताकि वो ऊंचाई तक चला जाए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को 90 डिग्री पर पृथ्वी से उछालता है तो वो मैक्सिमम हाइट तक, अधिकतम हाइट तक जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की, मैक्सिमम रेंज की, ठीक है ना। मैक्सिमम रेंज, तो रेंज का फार्मूला हमने देखा था u² sin 2θ/g। आर मैक्स के लिए क्या ज़रूरी है, आर मैक्स के लिए ज़रूरी है कि sin 2θ का मान मैक्सिमम हो, यानी इसका मान मैक्सिमम 1 होता है। तो इसका मतलब होता है कि sin 2θ यानी कि sin इसका मान 90 होता है, यानी 2θ बराबर 90, तो θ बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आर मैक्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45, तो आर मैक्स होगा कितना u²/g, u²/g। तो आर मैक्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, और एच मैक्स के लिए थीटा 90 डिग्री, टी मैक्स के लिए थीटा 90 डिग्री। यानी कि कोई भी चीज़ धरातल से अगर 45 डिग्री पर फेंका जाए, यानी कि गोला फेंकने वाला व्यक्ति, भाला फेंकने वाला व्यक्ति अगर कोई चीज़ धरातल से 45 डिग्री कोण पर फेंकता है तो वो उसका क्षैतिज परास मैक्सिमम होता है, यानी कि बहुत दूर तक के जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं वो क्या करते हैं, भाला फेंकते समय अपने आप को पृथ्वी से 45 डिग्री के कोण पर उसे प्रोजेक्ट कर फेंक देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं, तो तब जा कर के वो मैक्सिमम क्षैतिज परास प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन कि थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो आर मैक्स होता है और वो होता है u²/g। थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो एच मैक्स होता है और वो होता है एच मैक्स के लिए u²/2g। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन, और देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, u²/g, u²/g को हम क्या लिख सकते हैं r max/2, तो यानी कि h max और r max में ये रिलेशन होता है, h max और r max, शर्ते थीटा 45 हो और थीटा इसके लिए 90 डिग्री। कहने का मतलब h max का मतलब थीटा 90, r max का मतलब थीटा 45। तो h मैक्सिमम और r मैक्सिमम, यानी कहने का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो हाइट होती है वो मैक्सिमम रेंज की आधी होती है, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो मैक्सिमम रेंज क्षैतिज परास की आधी होती है, क्षैतिज परास की क्या होती है आधी होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर थीटा सिर्फ क्या हो 45 डिग्री,
थीटा क्या हो 45 डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट नहीं, हाइट में और रेंज में क्या रिलेशन है, यानी कि थीटा क्या हो 45 डिग्री। तो h का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है। तो देखिए अगर थीटा 45 है तो h क्या आता है, u स्क्वायर अपॉन 2g रहेगा, और थीटा साइन थीटा 45 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये 1/2, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g। तो देखिए h u स्क्वायर अपॉन 4g को क्या कहते हैं, आर मैक्स, अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना, कि u स्क्वायर अपॉन g को आर मैक्स कहते हैं, और ये नीचे हो गया 4। इसका मतलब आर मैक्स और सिंपल हाइट में ये रिलेशन होता है, आर मैक्स बराबर 4h, आर मैक्स बराबर 4h, ठीक है ना, आर मैक्स बराबर 4h। और एक सिंपल रिलेशन, यह मिटा देता हूँ इसको मैं, कि आप जानते हैं कि r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, और h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है ना। मान लीजिए r और h में रिलेशन क्या है, सिंपली अगर निकालें तो r की वैल्यू है, मान लीजिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान g, और नीचे इसकी लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो g से g कट गया, 2 सबसे ऊपर जाएगा, देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो r अपान h क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, और नीचे केवल सब कट गया, एक साइन बचेगा तो साइन थीटा, यानी कि 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब होता है कि r बराबर हो जाएगा h 4h कॉट थीटा, 4h कॉट थीटा, ठीक है ना, ये सूत्र आएगा। या r अपान h बराबर 4 कॉट थीटा, या 4a लिख सकते हैं, 4 कॉट थीटा। और यहीं पर एक चीज़ और आ जाए कि अगर मान लीजिए r और h बराबर करना हो, मतलब ऐसा फेंकना हो प्रक्षेप को कि वो 36 परास जितना हो उतनी ही हाइट प्राप्त करें, तो जब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना, r बराबर h हो गए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 4 कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है ना, या 4 बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, यानी कि tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर 4 होगा, कब, जब r बराबर h होगा। तो इस वक्त अगर थीटा की वैल्यू 76 डिग्री होती है, कितना होती है 76 डिग्री, कैलकुलेट किया गया है कि tan थीटा बराबर इतना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 76 डिग्री, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर प्रक्षेप को धरातल से इतने एंगल पर फेंका जाए, प्रक्षेप को धरातल से अगर इतने एंगल पर फेंका जाए तो वो उतना ही हाइट पर जाएगा जितना उसका 36 परास, यानी कि हाइट और 36 परास दोनों इक्वल होंगे। अगर किसी प्रक्षेप को धरातल से 76 डिग्री पर फेंका जाएगा तो r और h क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अब वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, अभी बचा है करीब कि किन दो कोणों पर परास का मान सेम होता है, ठीक है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि थीटा कोण पे या 90 - थीटा कोण पे अगर प्रक्षेपित किया जाए किसी प्रक्षेप को तो उनका r जो है समान होता है, दोनों का r समान, ये प्रूफ करेंगे। और बहुत सारे और भी जो ट्रिक हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, उसको प्रूफ किया जाएगा। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि किसी प्रक्षेप को अगर t बराबर 0 पे फेंका जाता है तो वो t समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रक्षेप जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, इसको प्रूफ करेंगे कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है प्रक्षेप का वो परवलयाकार होता है। उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी पथ का एक समीकरण निकालेंगे और उस समीकरण से ये पता चलेगा कि उसका पथ परवलयाकार होता है। और उस समीकरण का एक छोटा रूप और प्रूफ करेंगे जो कि कंपटीशन में उसी सूत्र पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो छूटी हुई चीज़ है वो, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालेंगे जो प्रूफ करेगा
कि प्रक्षेप गति परवलयाकार गति होती है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर कुछ लंबा हो गया, लेकिन आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।